अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, अपनी लाइफ से खुश होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं पावर पॉइंट खोल लेता हूँ ताकि फिर आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाती है। बहुत से बच्चों ने सवाल पूछा था कि आप सर कहाँ पे बनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, या फिर प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनती है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं पावर पॉइंट पे बनाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, अभी नहीं बनाऊँगा। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं क्लास 12 और 11 के लिए बाकायदा कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जो कि अपने चैनल अली आसमीर पे अपलोड करूँगा। सही है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इसके स्टडी मटेरियल कहाँ से करें। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल के हवाले से ये करनी थी कि स्टडी मटेरियल जितना भी होता है उसका मकसद क्या होता है। स्टडी मटेरियल का मकसद होता है आपको याद करना, आपको पेपर में अपेयरेंस करना, कि आपने वही मवाद लिख कर आना होता है पेपर में। अभी आप लोगों की मर्ज़ी होती है आप लोग कहाँ से स्टडी मटेरियल्स उठाने हैं। कुछ बच्चे उठते हैं वो आदम जी के नोट्स उठाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स उठाते हैं, कुछ अनीस हुसैन के नोट्स उठाते हैं, और दीगर बहुत सारे नोट्स होते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं है वो माइनर कोचिंग सेंटर्स हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे हमारे पास टाइम्स के नोट्स हो गए और बहुत सारे हैं। इसके अलावा उसमें होते हैं, क्या नाम है उसका, जो प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर वाली गली के अंदर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम भी हो गया गए हुए, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 11 का क्या टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं क्लास 11 के लिए स्टडी मटेरियल पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टडी मटेरियल आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जहाँ से भी लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पास पेपर्स के जितने भी सवाल आएंगे उस चैप्टर के लिहाज से वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब आप उनको किस तरीके से याद करते हैं, कहाँ से याद करते हैं, कौन सी कोटेशन लिखते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने पेपर को, आप लोगों के ऊपर है। इसके बारे से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए पेपर को, क्या होता है प्रेजेंटेशन में, किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे से पूरी एक डिटेल वीडियो बनेगी, लेकिन अभी नहीं बनेगी, बाद में बनेगी वो। ठीक है, अभी मैं आप लोग क्लास 11 इंग्लिश के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि हम लोग इंग्लिश की क्लास 11 के अंदर तमाम पोम्स, तमाम चैप्टर्स, तमाम प्लेस को पढ़ेंगे, समझेंगे। और क्लास 12 पे भी यही है। क्लास मैट्रिक का जो हमारे पास है सिलेबस, वो हम लोग अभी नहीं कर रहे, बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे, क्योंकि क्लास 11 और 12 को हम लोग अच्छी तरह देखेंगे और जल्दी जल्दी इसके हम गो थ्रू करेंगे। आप लोगों को बाकायदा इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। मुश्किल से मेरी वीडियो 30-40 मिनट की होगी, इससे ऊपर मैं नहीं लेके जाऊँगा, खुद नहीं लेके जाऊँगा वीडियो को, क्योंकि फिर मसला होता है बच्चों का, सर इस तरह मसला हो रहा है। मैं इसको पीरियड वाइज बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियोस को। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्लास 11 की। हम लोग क्लास 11 की इंग्लिश के अंदर तमाम पोम्स, तमाम चैप्टर्स, तमाम प्ले पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को यहाँ पे बताने की है कि मैं पास पेपर्स को भी, पास पेपर के सवाल बताऊँगा आप लोगों को, पास पेपर के जवाब नहीं बताऊँगा, लेकिन पास पेपर के सवाल बताऊँगा। आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग जिस भी कोचिंग सेंटर के नोट से याद करना चाहें या खुद से आप सवाल के जवाब लिख सकें तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, तो आप लोग और ग्रामेटिकल एरर्स भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज पहली पोम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, एक सायेदार दरख्त के नीचे। ठीक है, ये जो अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, ये पोइट जो है इसके वो विलियम शेक्सपियर है, सबको पता है। ये जो पोम है ये अंडर द ग्रीन वुड ट्री, यहाँ पे एक सवाल आता है कि नेचर क्या है पोएम की। देखो बेटा, ये जो अपना अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, ये एक लैरिंगियल सॉन्ग है। सही है, ये लैरिंगियल सॉन्ग है और ये लॉर्ड एमिन्स नामी शख्स ने गाया है। लॉर्ड एमिन्स यहाँ पे मतलब एक शख्स का नाम नहीं है। लॉर्ड एमिन्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि लाइफ ऑफ एग्जाइल कर रहे थे इन द फॉरेस्ट ऑफ द आर्डन। अभी मैं पूरा इसको डिस्कस करूँगा, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करा है, शेक्सपियर का एक बहुत ही नोटेबल प्ले है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर फेमस प्ले है, फेमस कॉमेडी है, पॉपुलर कॉमेडी है, एज यू लाइक इट, जहाँ से ये हम लोगों ने लैरिंगल सॉन्ग लिया है, जहाँ से हमारी किताब ने लिया है। हमारी जो किताब है फर्स्ट ईयर की, वो D.Y. मॉर्गन साहब ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही फेमस आर्टिकल राइटर हैं। और उनके जो नॉवेल्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पाई फिक्शनल नॉवेल्स होते हैं, जिसके बारे से हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे अपने द हॉस्टाइल विटनेस। तो इसमें इतना टेंशन की बात नहीं है, हम लोग आपको पूरा क्लियर करवाएंगे, पास पेपर के सवाल भी करवाएंगे, मज़ा आएगा, ये नहीं होगा। और बाकी अगर आप लोगों को ये जो पॉइंट्स होते हैं ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये जो पोइट हैं इस पोम के, वो कौन है। देखो, यहाँ पे मैं पोएम नहीं बोल रहा, मैं पोम बोल रहा हूँ, तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पोम। इसके जो पोइट हैं वो है विलियम शेक्सपियर। पोम का नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। नेचर जो है पोम की वो है लैरिंगियल सॉन्ग। एक्सट्रैक्शन जो है वो शेक्सपियर का नोटेबल प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। तो आप लोगों को ये पता चल गया अभी। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। विलियम शेक्सपियर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग को एक बात अच्छी तरीके से याद रख लेनी चाहिए, और आप लोग इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये नेशनल पोइट कहलाते हैं ब्रिटिश के। जिस तरह हमारे अगर हम लोग अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट कहलाते हैं।
इसी तरीके से अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के जो नेशनल पोइट हैं वो कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है, इनकी 26 अप्रैल 1564 को ये पैदा हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी डेट ऑफ डेथ भी लिखी है, इनका जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 1616 को। ये डेट वाइज आपको याद होनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे पीछे वाले स्लाइड पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आप लोगों को लिख लेने चाहिए। मेरी बात मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं अभी टाइम दे देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से आप लोग पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। लिखें आप लोग ये पॉइंट, 4 पॉइंट्स आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ, ये अंडरलाइन करें मैं पॉइंट्स, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग ये वाले पॉइंट्स लिखें, पहले ये कॉपी बना लिया करें, उसके अंदर आप लोग लिख लिया करें कॉपी पेन में, क्योंकि जब आप लोग ये पेपर देने के लिए जाएंगे तो एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ अल्फाज भी इसमें आते हैं पोम्स के अंदर, जो कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स में अपने डाल के क्वेश्चन आंसर्स को इन्हेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, वोकेबलरी इसकी अच्छी कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं। पहले आप लोग लिखिए, लिख लिया होगा। आगे चलते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर के हवाले से मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई कि विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोइट है। जिस तरह पाकिस्तान के अगर नेशनल पोइट की बात करते हैं तो वो कौन है, वो अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है। फेमस पोइट थे ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इनकी, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं इंग्लैंड नेशनल पोइट। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये इंग्लैंड के नेशनल पोइट थे। इसके अलावा इनका एक और नाम भी था जो मैं यहाँ पे लिखना ज़रूरी है मेरे लिए, वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बैरेट ऑन एवन। जब आप विकीपीडिया पे इसको सर्च करेंगे तो इसमें शेक्सपियर का नाम आएगा। तो ये बैरेट ऑफ एवन भी थे। अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूँ तो 26 अप्रैल 1564 को ये पैदा हुए थे। डेट ऑफ डेथ आप लोगों के सामने है 23 अप्रैल 1616। ये फेमस थे, ये 3 चीज़ों की वजह से फेमस थे। ये एक्टर भी थे, ये प्ले राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। प्ले राइट को हम लोग ये ड्रामेटिस्ट कहते हैं, जो बंदा प्ले लिखता है उसी को हम बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। और ये पोइट भी थे। अब ये प्ले राइट का अल्फाज क्यों होता है, प्ले राइटर क्यों नहीं बोलते हम इसको, बेटा प्ले रेट बोलते हैं हम लोग प्ले लिखने वाले को। प्ले राइटर बोलते हैं प्ले की तख्लीक करने वाले को। जो प्ले की तख्लीक थी वो दरअसल ग्रीक मैथोलॉजी से ही हो गई थी, ठीक है। प्ले राइट जो होता है वो होता है प्ले लिखने वाला। तो ये प्ले लिखने में बहुत मशहूर थे, फेमस थे अपने प्ले राइटिंग में, सही है। इनके फेमस प्ले राइट्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हेलमेट है, किंग हेनरी 7 है, इसके अलावा चार्लेट है, इसके अलावा रोमियो एंड जूलियट है। बहुत सारे इसमें प्लेज आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करें। अगर आप लोग को इसमें ज़्यादा मसला हो रहा है कि आपको पता करना है तो आप लोग मेरी एक नई वीडियो भी आई, बल्कि नहीं पहली वीडियो ही होगी इससे पहले वाली, उसमें मैंने 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ाई है, सेकंड ईयर की पोम। उसमें मैंने तस्वीरों के साथ इसको बताया है, क्योंकि आप लोगों को तस्वीरों के साथ ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने इस पर तस्वीरें नहीं डाली हैं। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि अक्सर बिलैंग बन चुकी है। इनकी मदर का नाम था मैरी शेक्सपियर। सेंचुरी, अब यहाँ पे बात आती है सेंचुरी की। सर इनका इंतकाल तो 1616 को हुआ था, तो ये 17वीं सेंचुरी से कैसे बिलोंग करते हैं बेटा। 1616 की अगर हम लोग 1 साल आगे चले जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये सेंचुरी कहलाएगी। जैसे अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग का चल रहा है 2020, ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम कौन सी सेंचुरी में, हम लोग बोलते हैं हम लोग 21 सेंचुरी में है, ठीक है, 21 सेंचुरी में है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो 1 साल आगे बढ़ाकर ही हम सेंचुरी अपनी बताते हैं। जैसे यहाँ पे इनका इंतकाल हुआ था 1616 को, तो हम लोग बोलेंगे 17 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनका जो पोएटिक एरा कहलाता है ये कहलाता है द एलिजाबेथ एज। एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब जिनके जो रूलिंग जो एरिया है वो है 1503 से लेकर 1614 तक, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एज लिखी है रेजिडेंस एज। रेजिडेंस एज जो थी वो यूरोप की जाहिलियत से निकलकर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो जुल्मत के अंधेरे से निकलकर हम लोग रोशनी की तरफ जाने वाली एज थी। जिस तरह मुसलमानों का डार्क एज था, ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो मुसलमानों का उरूज आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ था। इसी तरीके से इनकी जो एज कहलाएगी रेजिडेंस एज, वो कहलाती है 15 से 16 एज सेंचुरी को हम लोग बोलते हैं इनकी रेजिडेंस एज। एलिजाबेथ का जो पीरियड है वो फेमस है किसके लिए, आर्ट्स के लिए।
ये आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था इनका एज। तो विलियम शेक्सपियर के हवाले से हम लोगों ने चंद बातें यहाँ पे करी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 26 अप्रैल 1564 थी। इनका डेट ऑफ डेथ हम लोगों ने देखी। फेमस क्यों थे ये, फेमस प्ले इनके कौन से थे, फादर का नेम कौन सा था, मदर का नेम कौन सा था। यहाँ पे मैं पीछे वाली स्लाइड पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए हम लोगों को। जो लैरिंगल सॉन्ग है ये, दरअसल जो नेचर है पोएम की वो लैरिंगियल सॉन्ग है, और जो इसको गाया है वो गाया है लॉर्ड एमिन्स ने। लॉर्ड एमिन्स साहब ने इसको गाया है, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये एज यू लाइक इट प्ले क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोग ये थोड़ा पढ़ लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन एज यू लाइक इट जो प्ले था वो दरअसल विलियम शेक्सपियर ने लिखा, सबको पता है। विलियम शेक्सपियर फेमस क्यों थे, वो अपने एक्टर थे, प्ले राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे। प्ले राइट को वैसे ड्रामाटिस्ट कहते हैं, और ये पोइट भी थे। एज यू लाइक इट जो प्ले है ये तकरीबन लिखा गया है 1599 से लेकर 1600 के दरमियान, एक साल के अंदर, ये गैप ईयर के अंदर लिखा गया है इसी में। लेकिन इस कंफर्म डेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। विकीपीडिया पे भी सर्च करा, इसके अलावा और दीगर वेबसाइट पे भी सर्च करा, आपको नहीं मिलेगी। ये जो प्ले है ये दरअसल एक कहानी है, सही है। प्ले का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट एपिसोड कह सकते हैं आप लोग। जिस तरह हम लोग अभी अगर हम लोग देखते हैं तो एपिसोड बोलते हैं हम लोग, प्ले कहते हैं। प्ले भी एक एपिसोड को ही कहते हैं आप, उसमें एक्ट्स होते हैं। जिस तरह हम लोग इसमें बोलते हैं तो इसमें सीन्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस प्ले को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको आगे की पोम पढ़नी है तो इसको हम लोग समझना ज़रूरी है। देखिए अगर इस प्ले की हम लोग बात करते हैं तो इस प्ले में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस प्ले में दो भाई थे। एक का नाम था एल्डर ड्यूक और एक का नाम था ड्यूक फ्रेडरिक। एल्डर ड्यूक तो था बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, बहुत ही ज़्यादा शरीफ, बहुत ही ज़्यादा भोला किस्म का शख्स था, जो कि किंग था, अपने दौर का किंग था। इनके वालिद साहब पहले किंग थे। उसके ड्यूक फ्रेडरिक जो था वो दरअसल इसका यंगर ब्रदर था। यंगर मतलब होता छोटा भाई था। उसको लालच थी, लस्ट फॉर मनी थी। वो हर वक्त पैसा कलेक्ट करने में, मटीरियलिस्टिक इंजॉयमेंट में लगा रहता था, ये ऐशो इशरत में लगा रहता था। जो एल्डर ब्रदर था वो नेफ था, वो उसको पैसे वगैरह से कुछ दिलचस्पी नहीं थी। एल्डर ब्रदर का एक ज़माना आया और वो एक विज़िट पे गया, सही ऐसे ही घूमने के लिए दूसरे एरिया में गया, और उसने अपनी जो किंगडम था उसको किसको दे दिया, क्योंकि भाई पे सबसे ज़्यादा भरोसा भाई पे कर सकता है इंसान। उसकी एक बीवी थी एक, और उसके कुछ बच्चे थे। बच्चों को अपने साथ लेके गया था और बीवी के साथ वो पर भरोसा नहीं करता, इस वजह से उसने अपने भाई पे भरोसा करा, जिसका नाम था ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक वैसे ही अपने भाई से जलता था, सही है, वो अपने भाई से नफरत करता था, उसको पैसे की हवस बहुत थी, ठीक है। जो ड्यूक फ्रेडरिक था, क्योंकि उसको पैसे की हवस बहुत थी, जैसे ही उसने सुना कि उसका भाई उसके नाम अपना किंगडम करके जा रहा है, तो उसने फ़ौरन हाँ भाई के उठाना शुरू कर दिए, जिसे हम बोलते हैं उठाना शुरू कर दिए। अपलिफ्टर बन गया वो भाई का, और उसने भाई के जो किंगडम था उसके ऊपर वो काबिज आ गया। जैसे ही भाई अपना जब घूम के वापस आया, मतलब अपने विज़िट से होकर वापस आया, तो उसने अपने भाई को बोला कि अब मैं आ चुका हूँ तो अब मुझे मेरा किंगडम दे दिया जाए। लेकिन उसके भाई ने, जो फ्रेडरिक था, उसने उसकी सारी जायदाद को हड़प लिया और उसको जिला वतन कर दिया, और उसको कहा कि तुम अपनी बाकी ज़िंदगी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गुजारो। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में उसके साथ लॉर्ड एमिन्स भी गए। लॉर्ड एमिन्स से मुराद वो पीपल थे जो कि वो थे उसके साथ गए थे, और जो लाइफ ऑफ एग्जाइल यानी जिला वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, किसके साथ, लॉर्ड एमिन्स के साथ। और इसमें जो लॉर्ड सेमन है, इन्होंने ही गाना गाया है, मेलोडियस सॉन्ग गाया है, खूबसूरत आवाज़ में एक गाना गाया है, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकें किसका, एल्डर ड्यूक का, क्योंकि वो किंग था, उसको नहीं पता था कि जंगल में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। इससे पहले भी लॉर्ड एमिन से मुराद बेटा वो लोग होते हैं जो कि पहले ही जिला वतन जिनको कर दिया गया था, इससे पहले भी जिला वतन जिनको कर दिया था, और इसके साथ भी जिला वतन जिसको कर दिया था। लॉर्ड एमिन से मुराद ये वो लोग नहीं है जिसको इनसे पहले जिला वतन कर दिया था या बाद में जिला वतन किया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन लॉर्ड एमिन से मुराद बेटा ऐसे लोग को कहा जाता है जो कि जिला वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हीं में से एक कुछ शख्स ने इसके लिए गाना प्रिपेयर करा था, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो कि लैरिंगल सॉन्ग है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो एल्डर ड्यूक था वो कौन था, वो किंग था, सही है। तो उसको नहीं पता था कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजरती है, किधर, जंगल में। तो इस वजह से इसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको बताने के लिए कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजरती है, लॉर्ड एमिन साहब ने गाना गाया इसके लिए,
और उसके डिसीजन पे उसको क्या करा, कॉन्फिडेंस दिलाया। तो एज यू लाइक इट क्या था, एज यू लाइक इट एक छोटा सा प्ले है जिसमें दो ब्रदर रहते हैं, दो भाई रहते हैं। एक का नाम था एल्डर ड्यूक जो कि एल्डर ब्रदर था, और एक का नाम था फ्रेडरिक ड्यूक फ्रेडरिक जो था बहुत लालची था, जबकि जो एल्डर ड्यूक था बहुत ही ज़्यादा शरीफ था। ठीक है, एल्डर ड्यूक जो था वो विजिट पे गया, दूसरे एरिया पे उसको बुलाया गया था विजिट के लिए, और उसने अपनी जो किंगडम था उसको किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिया जिसका नाम था फ्रेडरिक क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने भाई से जलता था, उसको मनी की बहुत ज़्यादा हवेस थी, उसको बहुत ही ज़्यादा लस्ट थी मटेरियलिस्टिक इंड्योरमेंट की। तो इस वजह से उसने अपने भाई की जायदाद पे कब्जा कर लिया और भाई की किंगडम पे वो काबिज आ गया। जब उसका भाई आया, उसके भाई ने उससे बोला, एल्डर ड्यूक ने उससे बोला फ्रेडरिक से कि आप भाई आप मुझे अब दे दें, तो उसने उसको मना कर दिया और उसको जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करने लगा। उसकी सारी जायदाद जो थी वो लूट ली, उसके पैसे वगैरह लूट लिया, उसके साथ जितने भी लोग आए थे उनको भी इसने जिला वतन कर दिया। अगर हम इस पोम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं तो हम लोग पोइट के वाले से आपको पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर का सीन 5 है, एक्ट 2 है, स्टेट करा गया है एज यू लाइक इट प्लेस है, और नेचर जो है पोएम की वो लैरिंगियल सॉन्ग है। लैरिंगियल सॉन्ग कहते हैं जो लैरिंग्स में लिखा जाता है सॉन्ग, जिस तरह आप गाने सुनते हैं तो वो लैरिंग्स में लिखते जाते हैं, इसी तरह ये जो सॉन्ग है ये भी लैरिंग्स में लिखा गया। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे बेटा मैंने कंपैरिजन करा है सिटी लाइफ को और फॉरेस्ट लाइफ को और विलेज लाइफ का, तो उसको हम थोड़ा सा देख लें आप लोग पहले, उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझ में भी इंशाल्लाह लजीज ज़रूर आएगा। अच्छा, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग इसके कंपैरिजन को देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि सिटी लाइफ जो होती है उसके अंदर पॉल्यूशन होती है, वेस्टेज होती है, अनक्लीन एटमॉस्फेयर होता है। यही भी मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है कि सिटी लाइफ के अंदर आप लोगों को पॉल्यूशन मिलता है, वेस्टेज मिलती है, हर जगह गंदगी गिलादत पड़ी होती है, कचरा जमा होता है, इसके अलावा गंदगी बहुत होती है, अनक्लीन एटमॉस्फेयर होता है, हर जगह से नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर किस्म का पॉल्यूशन निकल रहा होता है, पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा माहौल को आलूदा करते हैं। तो आलूदा इन्वायरमेंट आपको सिटी लाइफ में देखने को मिलता है। अगर हम फॉरेस्ट लाइफ को देखते हैं तो इसके अंदर क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा होती है, दरख्त वगैरह होते हैं, क्योंकि सिटी लाइफ में दरख्त का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कराची को और एक हम लोग देखते हैं मरी के या सवात के विलेज लाइफ को, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलता है। वहाँ पर नीट एंड क्लीन एयर होती है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिटी लाइफ के अंदर पॉल्यूशन है, वेस्टेज है। अभी हम लोग इसकी तस्वीर भी देखेंगे, आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मिलकर मैं दिखाई देता हूँ, ये आप लोग विलेज लाइफ है, यहाँ पे हर वक्त घिचपिच हुई हुई है, यहाँ पे सुकून है। एक आप सुकून देख लें, स्विट्ज़रलैंड, ये इटली का दरअसल फॉरेस्ट लाइफ है जो कि इटली के अंदर है। बहुत खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसके हवाले से वीडियो भी देखेंगे हम लोग बाद में अगली वीडियो में। अगर हम लोग देखते हैं सिटी लाइफ को तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, जिसमें जो फूड होता है ये हम लोग को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, खुद भी बना सकते हैं, यहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट लाइफ या विलेज लाइफ की बात करते हैं इसमें आपको खाना खुद ब खुद ही बनाना पड़ता है, इसमें आपको अपना खाना खुद देखना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। अगर हम सिटी लाइफ की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्लीज़ करते हैं, जैसा हम लोग होते हैं उस पर हम लोग ख्वाहिश में नहीं रहते, जो हम लोग को मिल रहा होता है उससे ज़्यादा हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग अपने बैंक अकाउंट बनने की कोशिश करते हैं। जबकि जो फॉरेस्ट या विलेज लाइफ जो होती है उसमें हम लोग अपने बैंक अकाउंट में नहीं भरना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जैसी सुकून की ज़िंदगी है, हम सुकून की ज़िंदगी के पसमानदा होते हैं। जबकि इसमें जो होता है हम सुकून की ज़िंदगी को हेट करते हैं और अपने लिए मुसीबत क्रिएट करते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे पास लस्ट ऑफ मनी हो, बहुत ज़्यादा मनी हो, हम लोग मटेरियलिस्टिक एंड्योरमेंट में चले जाते हैं। हालांकि ऐसा गलत है, हम लोग ऐशो इशरत में पड़े होते हैं सिटी लाइफ के अंदर। जबकि जो फॉरेस्ट लाइफ होती है इसके अंदर बंदा खुद मेहनत करता है, खुद मेहनत से कमा के रोटी कमाता है, खुद अपनी जो कमाता है उस पर सब्र शुक्र करता है। और अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि सब्र शुक्र करो जो तुम कमाते हो, ठीक है। अगर हम लोग उसको देखते हैं तो सिटी लाइफ के अंदर हम लोग को हिडन एनिमीज़ मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसको मार्क भी करूँगा क्योंकि ये पॉइंट हम लोग अभी आगे थीम में भी पढ़ेंगे, इसकी सेंट्रल आइडिया भी यही है। ये जो 2 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिडन एनिमीज़, देखो अगर आपने अभी सुना हो कैरी मिनाटी का सॉन्ग, तो उसने आपको बताया था यलगार के सॉन्ग के अंदर कि
हमारे पास दुश्मन बहुत हैं, पीठ पीछे मारा इन्होंने मुझे खंजर। तो यही लाइफ, सिटी लाइफ का यही सीन है कि इधर अंधाधुन एनिमी आपको बहुत मिलेंगे, हिडन एनिमीज़ बहुत मिलेंगे, चोरी छुपे। बज़ाहिर तो आपसे बड़ी हंसी मिलते हैं, हंसते हैं, हा 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 हा, लेकिन आप लोगों के पीछे खंजर भी यही मारता है। पीठ पीछे मारा है इन्होंने मुझे खंजर, बना दूंगा इनको मैं बंजर। इस किस्म के लिरिक्स थे, मुझे सही से लिरिक्स नहीं पता, तो आप लोग देखना, अच्छा सॉन्ग है, मज़ा आएगा आप लोगों को। लेकिन अभी हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हिडन एनिमीज़ बहुत मिलेंगे आपको सिटी लाइफ के अंदर, रफ वेदर मिलेगा। अच्छा, सिटी लाइफ के अंदर आपको हिडन एनिमीज़ भी मिलते हैं और रफ वेदर भी मिलता है। जबकि अगर आप फॉरेस्ट लाइफ को देखते हो तो आपको सामने से एनिमी ज़रूर मिलेगा, हिडन एनिमी कोई नहीं मिलेगा। सामने से अगर आपका पड्डा हो गया किसी से, हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया, ये आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको हिडन एनिमी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, रफ वेदर आपको मिलेगा, रफ वेदर मिलता है। लेकिन इधर जो एनिमीज़ मिलते हैं ये आपके पीठ पीछे से खंजर नहीं मारते आपके, जबकि जो सिटी लाइफ होती है इसके अंदर पीठ पीछे खंजर ज़रूर मारते हैं। और इंसान पीठ पीछे वाला खंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, रफ वेदर को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो उसको ज़ख्म दिए जाते हैं लोगों की तरफ से, लोगों के अल्फाजों की तरफ से, उसके जुमलों की तरफ से लोगों के, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी ने सही कहा है कि ज़बान से दी गई चोट ज़्यादा तकलीफ दे होती है तलवार से दिए गई चोट के मुतालिक से। ठीक है, जो तलवार से जो चोट दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को एक कट लग गया, आप लोगों ने उसका इलाज कर लिया, वो भर जाएगा। देखिए, जो जबान से जो आप लोग चोट देते हो, एक दूसरे को गालिब गलौज करते हैं, और जो मारम पट्टी होती है, पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, औताम लगाते हैं एक दूसरे पे, ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इसकी मना भी करा गया हमारे इस्लाम मज़हब के अंदर। तो ये बहुत कदम, और मेरे ख्याल से हर मज़हब के अंदर ही इसको मना किया गया है। हिंदुज़म के वाले से भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करी थी, उसमें भी ये मना किया गया है कि गीबत वगैरह ना करी है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मना करा गया है। ठीक है, बुद्धिज़्म में मना होता है ये कि पीठ पीछे से आप लोग ये इस किस्म की बुराइयाँ जो होती हैं, गीबत जो हो गई, औतामी हो गई, ये नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को फॉरेस्ट लाइफ के अंदर कोई एनिमी नहीं मिलता, हिडन एनिमीज़ नहीं मिलता, रफ वेदर मिलता है, लेकिन सिर्फ रफ वेदर ही मिलता है। यहाँ पे अभी हम लोग इससे सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे तो आप लोग एक आराम से बात क्लियर यहाँ पे हो जाएगी कि जो ज़ख्म दिए जाते हैं लोगों की तरफ से वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जो ज़ख्म दिए जाते हैं बज़ाहिर किसकी तरफ से, यानी जो आपको सर्द मौसम या रफ़ वेदर जो ज़ख्म देता है वो इतने तकलीफ से नहीं होते, वो ऊपरी ज़ख्म होते हैं, भर जाते हैं। लेकिन जो अंदरी ज़ख्म होता है उसका क्या करेंगे, जो ज़ख्म दिए जाते हैं दिल पे उसका क्या करोगे गालिब, जो ज़ख्म दिए जाते हैं दिल पे उसका क्या करोगे गालिब, चूरा चूरा कर देंगे तुमको ये ज़ख्म, उसका क्या करोगे गालिब। अच्छा, हम आगे इस पॉइंट को तो हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया है कि हिडन एनिमीज़ आपको बहुत मिलते हैं सिटी लाइफ के अंदर। पीठ पीछे मारा इन्होंने मुझे खंजर, अब इनकी ज़िंदगी बनेगी बंजर बंजर। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सिटी लाइफ के अंदर कि आपकी पीठ पीछे से कोई नहीं मार रहा खंजर। हालांकि फॉरेस्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फॉरेस्ट लाइफ में दरअसल अगर आप बात करते हैं तो फॉरेस्ट लाइफ के अंदर लोग एक दूसरे से जलते नहीं हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सिटी लाइफ में हम लोग ये देखते हैं लोगों की रेस लगी हुई है, अंधाधुन रेस लगी हुई होती है कि तू भी पैसा कमा, मैं भी पैसा कमाऊँगा, मैं तुझे धक्का दे के ना समंदर में गिरा दूँगा, भाई भाई से दुश्मन बन जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सिटी लाइफ के अंदर ऐसा बहुत होता है। हालांकि फॉरेस्ट लाइफ के अंदर, क्योंकि फॉरेस्ट लाइफ में लोगों के पास क्या होता है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, लोगों की मुश्किलात में हल होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। आगे चलते हैं तो सिटी लाइफ के अंदर हम लोग और बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं फार अवे फ्रॉम होम नेचर। यहाँ पे अगर हम लोग सिटी लाइफ में बात करते हैं तो हम लोग सिटी लाइफ में बात करें, पॉल्यूशन बहुत होती है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, लोग पाद मार रहे हैं, उसका धुआं निकल रहा है, बदबू भी आ रही है गंदी गंदी, मजाक कर रहा हूँ, सही है। वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, हर जगह से पॉल्यूशन निकल रहा होता है, नहीं ज़्यादा हो गया, पॉल्यूशन बहुत होता है यहाँ पे। तो इस वजह से नेचर से हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं, कुदरती माहौल से बहुत दूर हो जाते हैं। हालांकि फॉरेस्ट लाइफ में आप कुदरती माहौल से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जो नेचर, जो कुदरती नेचर जो है, ये पहाड़ हो गए, यहाँ पे अगर आप तस्वीर देखते हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करूँगा इस तस्वीर को, ये आप देख सकते हैं, ये नेचर जो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी वैसी कर देता हूँ, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माहौल है, ऐसी पुरकशिश। आप बताओ, मुझे खुद बताओ, आप ऐसी जगह पे जाना पसंद फरमाओगे जहाँ पे घिच पिच है, बहुत ही ज़्यादा लोग एक दूसरे से जलते हैं, बात बात पे जलते हैं, लोग हर बात से जलते हैं। इसमें मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, मैं ज़रा शेर को पहले कोट करूँगा। यारो तुम किससे डरते हो, यारो तुम किससे डरते हो, लोग तुमसे हर बात पे जलते हैं, लोगों का तो काम है जलना, तुम किस बात से जलते हो।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस पर मैं एक बात बताना चाहूँ कि फॉरेस्ट लाइफ में अगर आप लोग देखो, जिसमें लोग मटेरियलिस्टिक इन्वायरमेंट में नहीं पड़े होते, सही है। लोगों के पास जितना पैसा है उस पर सब्र शुक्र कर लेते हैं, और अल्लाह ताला ने भी बोला है कि तुम सब्र तो करो, तुम सब्र शुक्र करो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। लेकिन हमारी जो सिटी लाइफ होती है उसमें लोग अंधाधुंध पैसे के पीछे लगे होते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे सिटी लाइफ है ये, दरअसल देखो यहाँ पे एरर मैंने बता दिया, मैंने खुद ही पकड़ लिया अपना एरर। ये सिटी लाइफ है, ठीक है। सिटी की स्पेलिंग होती है CITY। यहाँ पे लोग बच्चे समझेंगे ATY लाइफ, ये AT लाइफ नहीं है, ये सिटी लाइफ है। तो आप लोगों को मैंने यही एक्सप्लेन करना था। इस पॉइंट्स को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। चैप्टर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थीम समझना। शेक्सपियर ने अगर ऐसी पोम लिखी है, ऐसी लैरिंगल सॉन्ग लिखा है, तो उसका मकसद क्या था, इसको समझना ज़रूरी है। शेक्सपियर दरअसल इस पोम में ये बताना चाह रहा है कि जो ज़ख्म दिए जाते हैं लोगों की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा दर्दमंदाना होते हैं। ज़ख्म जो देते हैं, उस जो ज़ख्म दिए जाते हैं लोगों की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होते हैं। बजाय अगर हम ज़ख्म देखें उस रफ़ वेदर को, तो वो भर जाते हैं, लेकिन ये ज़ख्म नहीं भर पाते। दिल के ज़ख्म भर नहीं पाते, बल्कि और बाकी जो दूसरे ज़ख्म होते हैं उसको हम भर सकते हैं। जो रफ़ वेदर जो होते हैं उनके वुंड से हम भर सकते हैं। आगे चलते हैं तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पोम। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, हम लोगों ने कहानी पढ़ी पीछे कि एज यू लाइक इट प्ले के अंदर 2 भाई थे, एक का नाम था एल्डर ड्यूक, एक का नाम था फ्रेडरिक ड्यूक। जो एल्डर ड्यूक था वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ भाई था, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। वो अपने भाई की रियासत के अंदर रहता था, नहीं भाई की रियासत नहीं, उसको वो अपना किंग था। उसके बाद वो अपने भाई की रियासत लेकर अपनी चला जाता है दूसरी अपने विजिट पे जहाँ उसको जाना होता है। जब वो आता है तो उसका भाई उसको जला वतन कर देता है। तो दरअसल ये बातें तो क्लियर हो गई हमें, लेकिन ये जो लैरिंगल सॉन्ग है ये लिखा क्यों गया है? देखो लैरिंगल सॉन्ग इस वजह से लिखा गया है क्योंकि जो एल्डर ड्यूक था वो दरअसल एक किंग था, सही है, किंग था, बादशाह सलामत थे वो। तो उनको नहीं पता कि जंगल में किस तरीके से रहा जाता है। तो जंगल में लॉर्ड एमिस जो है दरअसल उनको यही बताना चाह रहे हैं कि जंगल में रहने के लिए तुम्हें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जंगल में रहने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, जंगल में रहने के लिए तुम्हें क्या चीज़ें की ज़रूरत है और क्या चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। और आगे एक बहुत ही अच्छी थीम के साथ इस पोम को एंड कराया जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा। भी बड़ा मज़ा आएगा इस पोम को समझने में। अब आगे चलते हैं पोम की तरफ। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव टू लाई विद मी। इसमें दरअसल लॉर्ड एमिन ये हमें बताना चाह रहे हैं कि एक सायेदार दरख्त के नीचे कौन मेरे साथ रहना चाहता है। लव टू लाई विद मी का होता है बॉर्न विद मी, पैदा मेरे साथ कौन होना चाहता है। यहाँ पे पैदा से मुराद वो वाला पैदा नहीं होता जो इंसान की बर्थ हो रही है, इसमें मुराद ये नहीं है, बल्कि साथ मुराद है कौन मेरे साथ रहना चाहता है। एक सायेदार दरख्त के नीचे कौन मेरे साथ रहना चाहता है। एंड टर्न इज मैनी रोड ऑन टू द स्वीट बर्ड थॉट। कौन मेरे साथ एक खूबसूरती के एक गुनगुनाते नगमे गाना चाहता है। मैरी नोट्स का मतलब होता है गुनगुनाती नगमे। आप गुनगुनाती नगमे कौन गाते हैं? बर्ड्स गाती हैं। सुबह सुबह का मौसम जो होता है उसमें जो बर्ड्स होती हैं वो चिर्पिंग करती हैं, सही है, गुनगुनाती हैं, सही है। कौवे की बात नहीं कर रहा, कौवा कहीं कहीं करता है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो चिपिंग करती हैं, चिर्पिंग, CHIRPING, सही है, गुनगुनाती है, जो मेलोडियस सॉन्ग निकालती है अपने थॉट्स से, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप फॉरेस्ट लाइफ में देखो कि कौन मेरे साथ एक सायेदार दरख्त के नीचे सोना चाहेगा जहाँ पर उसको खिलखिलाती और चिर्पिंग करती हुई क्या मिले? बर्ड्स मिले। कौन मेरे साथ इस जगह पे सोना चाहेगा? कम इधर कम इधर कम इधर। यहाँ पर अगर हम ओल्ड इंग्लिश देखें तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है हिदर। यहाँ पे हिदर का मतलब है हेयर, कम हेयर, कम एयर कम एयर कम एयर, हेयर शैली सी नो एनिमी बट विंटर एंड डफर। यहाँ पर लॉर्ड एमिन ने एक बात क्लासीफाई कर दी, शेक्सपियर ने दरअसल एक बात क्लासीफाई कर दी कि यहाँ पर वही बंदा आ सकता है जो चाहता है उसके कोई एनिमी ना हो, सही है। यहाँ पर जो लॉर्ड एमिन है ऐसे बंदे को बुलाना चाह रहा है जो चाहता है उसके कोई एनिमी ना हो, लेकिन उसको विंटर और रफ वेदर में पर गुजारा करना आना चाहिए ऐसे बंदे को। विंटर एंड रफ वेदर। रफ वेदर का मतलब यहाँ पे जो है वो है जो शटर्ड वेदर होता है, जैसे ज़लज़ला वगैरह, बारिश हो जाना, इस किस्म के मौसम को हम बोलेंगे रफ वेदर। विंटर, आपको पता है विंटर, सर्द मौसम। हु डोथ एम्बिशन एंड लव टू लिव इन द सन। ऐसे आदमी को यहाँ पर बुलाया जा रहा है जो कि सूरज के नज़र में सोना चाहता है, जिसके कोई ख्वाब ख्याल ना हो। ख्वाब ख्याल से यहाँ पे मुराद ये है कि वो क्लियर ऑफ एम्बिशन हो, यानी उसकी कोई मटीरियलिस्टिक एनवायरनमेंट ना हो, वो पैसे कमाना ना चाहता हो, वो वर्ल्डली विशेष के पीछे ना भागे। वर्ल्डली विशेष से मुराद क्या है कि लालच ना हो उसके दिल में, वो सुकून की ज़िंदगी चाहता हो, पुरसुकून ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद हो। तो ऐसे आदमी को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करी गई है। और किसने बुलाने की कोशिश करी है? लॉर्ड एमिन ने। मैं आपको पहले बता दूँ, लॉर्ड एमिन ये गाना गा रहा है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है।
यहाँ पे डोथ का मतलब होता है डू, शन का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, एम्बिशन का मतलब होता है क्लियर ऑफ एम्बिशन, बट का मतलब होता है एक्सपेक्ट। ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये आप लोगों को लिख लें, क्योंकि एक दफ़ा मैं आपको पास पेपर में सवाल भी दिखाऊंगा कि इस किस्म का सवाल आया था कि वर्ड्स मीनिंग को आपको दे दिया गया, उसमें लिखा गया एक्सप्लेन द वर्ड्स। इससे क्या मुराद है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस पर आप लोगों का शन आया था, एम्बिशन आया था, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा लिव इन द सन आया था। Seeking the food he gets and pleased with what he gets, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather। यहाँ पर जो भी बंदा आ रहा है, लॉर्ड एमिन उसको ये बता रहा है कि वही बंदा यहाँ पे रह सकता है। पहले तो वो बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक साइदार दरख्त के नीचे हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। उसके बाद ये बता रहा है कि यहाँ पे किस किस्म के लोग आ सकते हैं। यहाँ पर जो लॉर्ड एमिन ये क्लैरिफाई कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके कोई एम्बिशन ना हो, वो अपने एम्बिशन से बिल्कुल क्लियर ऑफ एम्बिशन हो, डॉट एम्बिशन, यानी उसके कोई एम्स ना हो, कोई मटेरियलिस्टिक एंड्योरमेंट के लिए ना हो, कोई उसके ख्वाबों ख्याल हो कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए या बहुत ही ज़्यादा वर्ल्डली विशेज़ के पीछे ना हो। वो यहाँ पे जो खाना होता है वो बंदे को खुद तलाश करना पड़ता है, और जो उसको मिले उस पर सब्र शुक्र करना पड़ता है। यही इस लाइन का मकसद है। सीकिंग द फूड ही गेट्स, जो खाना उसको मिले उसको खुद तलाश करना पहले, एंड प्लीज विद बॉडी गेट्स, जो उसको मिले उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए। कम इधर कम इधर कम इधर, कम एयर कम एयर कम एयर, हेयर शैल सी नो एनी बट विंटर एंड रफ वेदर। यहाँ पर इसको विंटर और रफ वेदर का मुकाबला भी करना पड़ेगा। सीकिंग का मतलब यहाँ पे बेटा है सर्चिंग। चाहिए यहाँ पे मैं आपको निशान भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे सीकिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेटा सर्चिंग। प्लीज़ का मतलब होता है कि आप लोगों को एक तरीके से प्लीज़ विद व्हाट ही गेट्स, जो उसको मिले उस पर सब्र शुक्र कर ले। प्लीज़ का मतलब यहाँ पे सब्र शुक्र करना, ठीक है। कम इधर कम इधर कम इधर, कम एयर कम एयर कम एयर, हियर शैल सी नो एनी बट विंटर एंड रफ वेदर। इन द सन आपको पता है, इन द सन ये ओल्ड इंग्लिश के अल्फाज हैं। इन द सन, इसको हम इन द सन ही बोलते हैं। वो डॉथ एम्बिशन शन। अब यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा डॉथ एम्बिशन शन, तो उसको यहाँ पे आज के दौर में तो समझ में आएगा नहीं। तो इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि क्लियर ऑफ मटेरियलिस्टिक एंड्योरमेंट हो, जो क्लियर ऑफ एम्बिशंस हो। एम्बिशंस का मतलब यहाँ पे होता है वर्ल्डली विशेज़ के पीछे भागना, अंधाधुन पैसे के पीछे भागना, कि मैं मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास इतने डॉलर आ जाए, मेरे पास यूट्यूब से इतना पैसे कमा लूँ, फेसबुक से इतना पैसा कमा लूँ, मेरी एक मार्केटिंग बन जाए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, सुकून की ज़िंदगी ना हो, झंड हो जाए ज़िंदगी एक तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया की तरफ जा रहा हूँ, जो मैं आखिरी हमारे पास कुछ आखिरी के टॉपिक्स ही रह गए होंगे ये। तो बेटा सेंट्रल आइडिया अगर हम इस पोम का देखें तो ये आपको बात पता है कि लॉर्ड एमिन ने इस पोम को गाया है, और ये इस पोम के अंदर ऐसे बंदों को इनवाइट कर रहा है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर, जो कि ये रहना चाहते हैं, लिव अ हैप्पी लाइफ, जो कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये क्लियरली सेट कर रहा है कि ऐसा पर्सन यहाँ नहीं रह सकता है जिसके एम्बिशन हो, सही है, जिसके ख्वाबों ख्याल हो, जो वर्ल्डली विशेज़ के पीछे भागता हो, जो मटेरियलिस्टिक एंड्योरमेंट के पीछे भागता हो, वो यहाँ पे नहीं रह सकता। जिसके अंदर लेजीनेस होगी वो भी यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ पर बंदी को अपना खाना खुद तलाश करना पड़ता है और एक जुबिलेंट लाइफ गुजारनी पड़ती है। यहाँ पे एक जुबिलेंट लाइफ बंदा गुजारता है, जो उसको मिले उस पर सब्र शुक्र करना पड़ता है। इधर बंदे के कोई हिडन एनिमीज़ नहीं होती। शेक्सपियर का जो ये लैरिंगल सॉन्ग लिखने का मकसद है वो यही है कि यहाँ पर ये शेक्सपियर क्लैरिफाई कर रहा है कि डिफरेंस क्या है सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के अंदर। वो यही बताना चाह रहा है कि सिटी लाइफ के अंदर आप लोगों को हिडन एनिमीज़ मिलते हैं, सिटी लाइफ के अंदर आप लोग नेचर से बहुत दूर हो जाते हो, सिटी लाइफ के अंदर आप लोगों को हिडन एनिमीज़ मिलते हैं, और रफ वेदर तो मिलता ही है लेकिन हिडन एनिमीज़ भी मिलते हैं, वर्ल्डली विशेज़ के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आप जंगल में क्यों नहीं जाते, एक पुरसुकून ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, विलेज लाइफ में जाकर क्यों नहीं पुरसुकून ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आपको कोई हिडन एनिमीज़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ज़रा शेक्सपियर जो होते हैं उन्होंने सिटी लाइफ पर एक तंज भरा जुमला कहा है कि सिटी लाइफ के अंदर क्या होता है, लोग वर्ल्डली विशेज़ के पीछे भागते हैं। तो यहीं पे ये शेक्सपियर जो है इस सिटी लाइफ को दरअसल एक तरीके से यहाँ पे अगर आप एंड के अल्फाज देखें इसके, तो यहाँ पे सिटी लाइफ को ही ये निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि सिटी लाइफ में क्यों नहीं लोग पुरसुकून ज़िंदगी को गुजारने का सोचते हैं, क्यों नहीं लोग वर्ल्डली विशेज़ के पीछे क्यों भागते हैं, आखिर इनका मकसद क्या है वर्ल्डली विशेज़ के पीछे भागना, क्यों एक पुरसुकून ज़िंदगी की मानंद ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते लोग, आखिर मकसद क्या है, क्या लोगों को उस पुरसुकून ज़िंदगी पसंद नहीं है या लोग हमारे लालची हो गए हैं। ये दरअसल शेक्सपियर जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो वर्ल्डली विशेज़ के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। कौन से लोग, सिटी लाइफ की तरफ। इसी वजह जो शेक्सपियर हैं वो लोगों से भी यही बोल रहे हैं कि आ जाओ हम लोग एक पुरसुकून ज़िंदगी की बुनियाद रखते हैं, कहाँ पर, सिटी लाइफ के अंदर नहीं, हम लोग विलेज लाइफ में। दरअसल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं शेक्सपियर, और शेक्सपियर चाहते हैं कि सिटी लाइफ में भी लोग जो हैं वो वर्ल्डली विशेज़ के पीछे ना भागें, बल्कि एक जुबिलेंट एक हैप्पी लाइफ के पीछे भागें। वो
मटीरियलिस्टिक इंड्योरमेंट के पीछे ना भागें, बल्कि वो एक पुरसुकून ज़िंदगी के पीछे भागें। यही इस पोम का मकसद था, जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ करती है पूरा बता दिया। मैं स्लाइड्स को भी आगे चलाऊँगा। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। हाउ इज़ द सॉन्ग रेलेवेंट टू द ड्यूक सिचुएशन। ये साइंस का 2019 का सवाल आया हुआ है। देखो, इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो आप लोग इस सवाल को याद कहाँ से करोगे। यहाँ पर जितने भी सवाल के आपको जवाब देने हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को नेचर देखनी पड़ती है सवाल की, कि आपको सवाल वो पूछ किस फॉर्म में रहा है। वो आपको पास में सवाल पूछे तो आप पास में जवाब देना, फ्यूचर में पूछ रहे हैं फ्यूचर में जवाब देना, लेकिन आपको पूछ रहा है प्रेजेंट में। ये जो सॉन्ग है लैरिंगल सॉन्ग, जो कि लॉर्ड एमिन्स साहब ने गाया, विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है, ये दरअसल रेलिवेंट किस तरीके से ड्यूक की सिचुएशन थी। यहाँ पे ड्यूक से मुराद कौन सा ड्यूक है? एल्डर ड्यूक है, जो कि वो लिव कर रहा है लाइफ ऑफ एग्जाइल। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के साइंस के 2019 के सिंटैक्स बुक पोर्ट के आया है, और पास पेपर आप लोगों को मैंने पूरे सवाल लिखे हैं। ये पास पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अब नीचे आप लोग बोलेंगे सर आपने सन नहीं डाले, ऊपर तो आप लोग सन डालते हुए आ रहे हैं कि साइंस के 2019 के पेपर में आया है, 2014 में पेपर में आया है, लेकिन नीचे सन नहीं डाले। तो बेटा नीचे जो है वो मुझे सन बहुत ज़्यादा सनों में आया है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए भी कन्फ्यूजन हुआ थी, इस वजह से मैंने इसमें सन नहीं डाले, जैसे मैसेज हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से बात सुन लेने की है, वो ये है कि सवाल जो है वो आपको पूछा वही जाता है, लेकिन सवाल चेंज भी करा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ इज़ द सॉन्ग रेलेवेंट टू द ड्यूक सिचुएशन। ठीक है, एक ये सवाल पूछा। अब यहाँ पे सवाल को चेंज करके भी पूछा जा सकता है, क्या कि ड्यूक सिचुएशन जो है वो रेलेवेंट किस तरीके से। पहले तो आपसे ये सवाल पूछ लिया गया। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु सिंग दिस सॉन्ग, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम। सही है, यहाँ पे अगर आप सवाल देखते हैं व्हाट इज़ द पोम ऑल अबाउट, सही है, ये वाला सवाल सही है, जो दूसरी बार जो मैंने लगाया है वो वाला, व्हाट इज़ द पोम ऑल अबाउट। सही है, ये ऐसा सवाल है जिसमें सेंट्रल आइडिया आप लोग छाप सकते हो। तो आप लोग सेंट्रल आइडिया यहाँ से भी लिख सकते हो। नीचे मैंने पूरा सेंट्रल आइडिया लिख दिया। यहाँ पे आप कोटेशन कहाँ से लिखो, यहाँ पे मकसद आता है कोटेशन लिखने का। इस वजह से मैं कोटेशंस को भी लिखना सिखाऊंगा, किस तरीके से कोटेशंस को लिखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से तकरीबन 80 नंबर लाना आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। व्हाट इज़ द पोम ऑल अबाउट, ये आप लोगों को खुद लिखना पड़ेंगे। सारे सवाल हैं, इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से इसके अलावा कोई सवाल नहीं बन सकता। सही है, बाकी आप लोगों ने पोम और पढ़ ली है और क्लैरिफाई कर ली है, और मसला होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा पोम को, कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए पोम। और पास पेपर के सवाल हम लोग देखें, पास पेपर सवाल आपको लिखे लिखाए भी आप लोग चाहते हैं अगर मिलना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ ना यार, ऐसे मुझे थोड़ी पता चलेगा, कद्दू पता चलेगा। अब जैसे हाउ इज़ द सॉन्ग रेलेवेंट टू द ड्यूक सिचुएशन में सिंपल सा आपसे सवाल पूछा गया है, ये सॉन्ग किस तरीके से रेलेवेंट है। तो मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया था, ये सॉन्ग इस तरीके से रेलेवेंट है क्योंकि जो ड्यूक था वो एक किंग था, और वो उसको नहीं पता था कि किस तरीके से लाइफ ऑफ एग्जाइल स्पेंड करी जाती है, लाइफ किस तरीके से स्पेंड करी जाती है इन द फॉरेस्ट ऑफ द आर्डन। तो इस वजह से जो सॉन्ग है इसमें लॉर्ड एमिन्स जो है वो ड्यूक को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में लाइफ अपनी स्पेंड कर सकते हैं। इस किस्म के आप लोग जुमले लिख दो, 6 सेंटेंसेस लिखने होते हैं मैक्सिमम। पेपर पैटर्न मैंने आप लोग पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। हु इज़ इन्वाइटेड टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये ऐसा सवाल है जो कि बच्चा लिख लेगा, लेकिन इस पोम में यहाँ पे सवाल की नेचर अगर आप देखते हो तो ये आप लोग पूछ रहा है पास में कि वो इनवाइट किसको करना चाह रहा है। तो आपको अब यहाँ पे सवाल को पास में ही ले जा, सवाल को आपको पैसिव में ले आके लिखना पड़ेगा। पैसिव में लिखा हुआ है सवाल, तो आपको पैसिव सेंस में ही लिखना पड़ेगा किसको ये इनवाइट करना चाह रहा है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम, ये सेम सवाल व्हाट इज़ द पोम ऑल अबाउट, ये बिल्कुल दोनों सेम सवाल है। कौन कौन से सेम सवाल है यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा मार्क कर देता हूँ। देखो सवाल वही रहते हैं, सवाल चेंज कर दिए जाते हैं, आंसर वही रहेगा, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम। अब इस सवाल में अगर आप लोग लिखोगे कि ये पोम शेक्सपियर ने लिखी है, अच्छा नहीं लगेगा। सही है, आप डायरेक्ट मैसेज लिख दो, उसके बाद कोटेशन लिख दो, तो थोड़ा खूबसूरती आ जाएगी सवाल के अंदर। भाई जो उसने सवाल पूछा आपने जवाब दे दिया, रेलिवेंट जवाब दे दिया, लेकिन आप नीचे पूछ रहे हैं वो सवाल व्हाट इज़ द पोम ऑल अबाउट। अगर आप यहाँ पे लिखते हो दिस पोम अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज पेन्ड बाय विलियम शेक्सपियर, तो इसमें मज़ा आता है सवाल को देखने में। अब हाँ भाई इसको पता है ये वो कहाँ से ली गई है पोम। इसके ऊपर आप लोग द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इज़ वेयर एज यू लाइक इट इज़ द प्ले, आप कोटेशंस, इसके हवाले से मैं कोटेशंस भी लाऊंगा कि कौन कौन सी कोटेशन इसमें इस चैप्टर के हवाले से रेलेवेंट है, कहाँ पे सवाल में आप लोग लिख सकते हैं। बाकी ये सवाल जो है इसकी तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सवाल जो हैं जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली तकरीबन वो चैप्टर के जो भी सवाल आता है उसको अपने अल्फाज में लिख सकता है।
लेकिन बेसिकली तौर पे आप लोग सवाल में ये देखना होता है कि आपको सवाल किस सेंस में पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो पहला सवाल वो प्रेजेंट में पूछा जाता है, तो प्रेजेंट में जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे आपको पास्ट में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हु वॉज इन्वाइटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ द आर्डन बाय लॉर्ड सैमन, तो आप पास में जवाब दोगे। पैसिव में पूछा जा रहा है, पैसिव में जवाब दोगे। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा इस सवाल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवाल चेक कराने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कुछ सवाल में मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सेंट्रल आइडिया। बाकी आप लोग पीछे मैं स्लाइड एक करके आप लोगों को पता है मैं दिखाता हूँ। कोटेशंस वगैरह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखो हमारी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आती हैं और आप लोगों को देखने में मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मज़ा आएगा, आप लोगों को मसला नहीं होगा कोई। ये चैप्टर बहुत छोटा सा था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो अब मैं अपनी शक्ल तो यहाँ से हटा देता हूँ, जो मेरी शक्ल का भी कुछ काम नहीं है यहाँ पे। अब आप लोग आराम से देखो, ये आराम से देखो, कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ से लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। आसमीर, आसमीर जिंदा हो? अगर आप लोगों से सवाल आता है कंपेयर करें सिटी लाइफ को और विलेज लाइफ को और व्हाट वाज द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ द विलियम शेक्सपियर अबाउट दिस पोम, तो आप लोग ये खुद लिख सकते हैं। बाकी ये पॉइंट्स वगैरह आप लोग लिख लें तो आप लोगों को सवाल लिखने में आसानी हो जाएगी। बाकी अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पास पेपर के सवालात और जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो लिखूँ बाकायदा, आप लोगों को दिखाऊँ लिख के, आप लोग छपाया छापो, तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं, वो भी मैं कर दूँगा। लेकिन मुझे कमेंट चाहिए तकरीबन इस वीडियो पे, मुझे चाहिए तकरीबन बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 1000 व्यूज़ चाहिए मुझे इस वीडियो पे। आप लोगों की मर्ज़ी, अब आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अगर कर दिया आप लोगों ने तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ हर चैप्टर के साथ उसके पास पेपर के सवाल लिखाए आप लोगों को मिलेंगे। सही है, पूरी रिक्वायरमेंट होगी, कोटेशंस भी होंगे हर सवाल के अंदर।
तो गाइस अगली बार जो मैं वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह रजी, उसमें आप लोगों को कोटेशंस बताऊंगा मैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये जो चैप्टर पोम है हमारी, इसमें हम लोग किस तरीके से कोटेशंस लिख सकते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री पोम में, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे मज़ा पता है कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इसकी कोटेशंस वगैरह की, तो अब मैं आप लोगों के लिए कोटेशंस निकाल के ले आऊँगा। और अगली बार जो हम लोग पोम पढ़ेंगे बेटा वो है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। और सेकंड ईयर के हवाले से अगर बात करते हैं तो सेकंड ईयर में अगली बार हम लोग जो पोम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग द सोलिटरी रैपर।